ठीक है। पिछली क्लास में अपन ने जो आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स थी उसका एक चैप्टर खत्म कर लिया था। आज अपन सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आपका सेकंड चैप्टर है आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। ठीक है। तो आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत दिया क्यों गया था? ठीक है। तो जो आपके पास अजड़त्वीय निर्देश तंत्र थे, ठीक है, उनको जो एक्सप्लेनेशंस था वो भी अच्छे से नहीं हो पा रहा था। उसके अलावा आपके पास क्या होता है, जो हमारे पास रूपांतरण समीकरणें हैं वो भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टीन नामक के साइंटिस्ट ने क्या किया था, आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और उसमें क्या किए गए थे, दो सिद्धांत दिए गए थे। पहला सिद्धांत ये दिया गया था कि अगर हमारे पास कोई मुक्त आकाश है और उसमें कोई कण है, वो एक गतिशील अवस्था में है, एक नियत वेग से गतिशील है, तो उसके लिए सभी निर्देश तंत्रों में जो आपके पास नियम होंगे वो क्या होंगे, सभी समान होंगे। और दूसरा आपको क्या कहा गया था कि जो आपके पास मुक्त आकाश होता है उसमें जो प्रकाश का वेग होता है वो एक सार्वत्रिक नियतांक होता है। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि यदि हमारे पास क्या है, कोई कण है वो मुक्त आकाश में गति कर रहा है, तो उसके लिए प्रकाश का वेग क्या होगा, ना तो वो दिशा पर निर्भर करेगा, ना ही वो क्या करेगा, उसके पथ पर निर्भर करेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास क्या किए गए हैं, दो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। ठीक है। तो आपका जो लेसन सेकंड है, आपका चैप्टर सेकंड है आपका जो चैप्टर सेकंड है उसका नाम क्या है, आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। तो आपके पास फर्स्ट ही हेडिंग आपकी क्या आ जाएगी, यही आ जाएगी, आपेक्षिकता का आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। और मैंने आपको बताया कि आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। और उसके क्या दिए गए थे, दो नियम दिए गए थे। ठीक है। तो एक बार अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं कि आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत, आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत, विशिष्ट सिद्धांत, आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दिया गया। और इसके लिए दो नियम दिए गए। इसके लिए दो नियम दिए गए। तो आपके पास पहला नियम क्या था, पहला आपके पास था प्रथम नियम। और ये नियम आपके पास क्या था, मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई मुक्त आकाश है उसमें कोई कण है वो एक निश्चित दिशा में या फिर एक नियत वेग से गतिशील हो रहा है, तो उसके लिए जो सभी निर्देश तंत्र होंगे उनके नियम क्या होंगे, सभी में समान होंगे। ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, देखो, आपेक्षिकता के आपेक्षिकता के आपेक्षिकता के आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के प्रथम नियम के अनुसार, प्रथम नियम के अनुसार मुक्त आकाश में नियत वेग
से गतिशील गतिशील कण के गतिशील कण के लिए गतिशील कण के लिए सभी निर्देश तंत्रों में भौतिक नियम समान होते हैं। भौतिक नियम समान होते हैं। ठीक है। सेकंड आपके पास क्या आ जाता है, इसका दूसरा सिद्धांत आ जाता है। दूसरा सिद्धांत आपके पास क्या कहता है कि मुक्त आकाश में हमारे पास क्या होता है, जो प्रकाश का वेग होता है वो क्या होता है, एक सार्वत्रिक नियतांक होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये क्या करता है, दिशा पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। तो नेक्स्ट अपने पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट अपने पास द्वितीय सिद्धांत आ जाएगा। और द्वितीय सिद्धांत के लिए मैंने बताया कि आपके पास क्या होता है, जो प्रकाश का वेग होता है वो एक क्या होती है, नियत राशि होती है, जो क्या करती है, प्रेक्षक और दिशा दोनों पर ही निर्भर नहीं करती है। ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, दूसरा नियम, द्वितीय नियम। और द्वितीय नियम आपके पास क्या होता है, इस नियम के अनुसार मुक्त आकाश में प्रकाश का वेग एक सार्वत्रिक नियतांक होता है। सार्वत्रिक नियतांक होता है, अर्थात प्रकाश का वेग एक अचर राशि होती है, जो प्रेक्षक की स्थिति एवं दिशा पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है। हमारे पास क्या हो गया कि प्रकाश एक हमारे पास क्या होती है, नियत राशि होती है, जो प्रेक्षक की स्थिति और दिशा पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है। अब नेक्स्ट अपने पास आ जाता है लोरेंज रूपांतरण समीकरण। ठीक है। तो लोरेंज रूपांतरण समीकरण आपके पास होता क्या है, वह रूपांतरण समीकरण या वह समीकरण जो क्या करता है, हमारे पास अल्बर्ट आइंस्टीन के आपेक्षिकता के सिद्धांत पर क्या करता है, आधारित होता है। वह हमारे पास क्या कहलाता है, लोरेंज रूपांतरण समीकरण कहलाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट अपने पास क्या जाएगा, लोरेंज रूपांतरण समीकरण। लोरेंज रूपांतरण समीकरण तो क्या हो जाएगा, ये वह समीकरण जो अल्बर्ट आइंस्टीन के आपेक्षिकता विशिष्ट सिद्धांत पर आधारित हो वह लोरेंज रूपांतरण समीकरण कहलाती है। अब इसको अपन को क्या करना है, आगे एक्सप्लेन करना है
कि आपके पास लोरेंज रूपांतरण समीकरण होती क्या है और वो कैसे सेटिस्फाइड होती है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से अपन क्या करेंगे, कुछ कल्पना करके चलेंगे कि अपने पास होती क्या है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि मेरे पास क्या है, आपके पास दो निर्देश तंत्र हैं, एक तो हमारा एस और एक हमारा एस डेस है। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, एक नियत वेग सी से क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। नियत वेग सी से गति कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे पास जो कोई कण है वो बिंदु पी पर रखा हुआ है, तो उसके लिए स्थिति रूपांतरण समीकरण क्या होगा। तो एक बार अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको अज्यूम कर लेते हैं। अज्यूम करने के बाद में हमको क्या पता चल जाता है कि हमको इसको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो देखो, मान लिया कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारा एस निर्देश तंत्र है दी वी में, तो ये मेरा एक्स हो गया, ये मेरा वाई हो गया, ये मेरा ओ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्या है, एक निर्देश तंत्र यही है, ये हमारे पास क्या हो गया, एक्स डेस हो गया, ये हमारा वाई डेस हो गया। ठीक है, इसके बाद में देखो, इसके बाद में मैंने मान लिया कि यहाँ पर मेरे पास कोई कण है, ठीक है, जिसे बिंदु पी पर रखा गया है। एस निर्देश तंत्र के लिए एक्स वाई जेड और टी है, और एस डेस के लिए एक्स डेस वाई डेस जेड डेस और टी डेस है निर्देशांक। ठीक है, मान लिया इसका मूल बिंदु ओ डेस है। ठीक है, यहाँ से देखो, ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, मान लिया कि ये क्या कर रहे हैं, सी वेग से गतिशील है। ये हमारे पास क्या है, सी वेग से गतिशील है। ठीक है, यहाँ पर जो इनके निर्देशांक होंगे वो कितने होंगे, 0 0 0। इसके लिए हमारे पास कितने हो जाएंगे, 0 0 0। ये हमारे पास क्या हो गया, हमारा एक डायग्राम सा आ गया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अज्यूम कर लेते हैं, माना कि दो निर्देश तंत्र एस व एस डेस हैं, जिनके मूल बिंदु ओ व ओ डेस हैं। माना दोनों निर्देश तंत्र नियत वेग सी से गतिशील है। बिंदु कैपिटल पी पर कण उपस्थित है, जिसके निर्देशांक एस निर्देश तंत्र के लिए एक्स वाई जेड टी व एस डेस निर्देश तंत्र के लिए एक्स डेस वाई डेस जेड डेस टी डेस है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपने पास यहाँ से। ठीक है, एक बार बात कर लेते हैं इस एस निर्देश तंत्र के लिए। ठीक है, एस निर्देश तंत्र के लिए ठीक है, तो एस निर्देश तंत्र के लिए अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ से देखो, यहाँ से मैं दूरी बराबर क्या लिख सकती हूँ, या फिर चाल बराबर क्या लिख सकती हूँ, दूरी बटा समय लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन बात करें तो अपने पास आगे ही आ जाएगा क्या, अगर मैं ये कहती हूँ कि चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटा समय होता है। चाल कितनी है हमारी, सी है, दूरी कितनी तय कर रहा है वो, ओ से लेके पी वेक्टर तक। ठीक है, और उसका मोड, और टाइम कितना लग रहा है उसको, टी।
तो यहाँ से सी टी बराबर कितना हो गया, ओ पी वेक्टर का मोड। अब हमारे पास देखो ओपी वेक्टर का मोड निकालेंगे तो ये हमारी सीधी रेखा हो गई, और सीधी रेखा के लिए जो हमारे पास दूरी होती है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा ही अपन करते हैं। तो अगर मैं इसके लिए करना चाहूँ तो मेरे पास ऐसा आ जाएगा क्या, सी टी बराबर रूट x2 की जगह कितना है हमारा x, x1 की जगह कितना है हमारा 0 उसका स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास सी टी बराबर कितना हो गया, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर इस पर इसका वर्क करते हैं तो सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप इस इक्वेशन बनाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन हो गई मेरी फर्स्ट। अब अगर ऐसे ही अपन एस डेस निर्देश तंत्र की बात करें तो एस डेस निर्देश तंत्र के लिए इसके लिए भी वही यूज करना पड़ेगा अपन को। क्या यूज करना पड़ेगा, दूरी, या फिर अपन चाल से देख लेते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब चाल तो वहीं पर फिर से c है, दूरी कितनी हो गई हमारी ओ डेस पी वेक्टर, और t कितना हो गया हमारा t डेस। तो यहाँ से मैं फिर से c टे डेस बराबर ओ डेस पी वेक्टर का मोड, फिर से अपन c t डेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट x डेस माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y डेस माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z डेस माइनस 0 का स्क्वायर। फिर से अपने पास सी टी डेस बराबर कितना हो जाएगा, रूट एक्स डेस का स्क्वायर प्लस वाई डेस का स्क्वायर प्लस जे डेस का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर अपन वर्क करेंगे तो सी स्क्वायर टी डेस का स्क्वायर बराबर एक्स डेस का स्क्वायर प्लस वाई डेस का स्क्वायर प्लस जे डेस का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं करूँ तो एक्स डेस का स्क्वायर प्लस वाई डेस का स्क्वायर प्लस जे डेस का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डेस का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन हो गई सेकंड। ठीक है, तो अब लोरेंज रूपांतरण समीकरण के लिए एक प्रतिबंध होता है कि हमारे पास क्या होनी चाहिए, ये दोनों ही समीकरणें क्या होनी चाहिए, बिंदु P पर संतुष्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अपन एक चीज़ लिख सकते हैं कि हमारे पास जो समीकरण 1 और समीकरण 2 है वो हमारे पास क्या कहलाती है, रूपांतरण समीकरणें कहलाती हैं। और इन समीकरणों को रूपांतरित करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक निर्देशांक रूपांतरण समीकरण होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या लेंगे, गैलीलियो रूपांतरण समीकरण का यूज करेंगे। आपने गैलीलियो रूपांतरण समीकरणें पढ़ रखी होंगी। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज करके कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट अपने पास क्या आ जाएगा, समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 बिंदु P के लिए समीकरणें हैं, समीकरणें हैं। अतः ये रूपांतरण समीकरणें, ये समीकरणें निर्देशांक रूपांतरण समीकरणों को, निर्देशांक रूपांतरण समीकरणों को परिभाषित करनी चाहिए। अब अपन इसके लिए क्या करेंगे, गैलीलियो रूपांतरण समीकरण का यूज करेंगे। ठीक है, तो आपके पास देखो, चूंकि गैलीलियो रूपांतरण समीकरण और गैलीलियो रूपांतरण समीकरणें हमारे पास होती क्या है,
कि एक्स डेस बराबर तो होता है एक्स माइनस वी टी, वाई डेस बराबर होता है वाई, जेड डेस बराबर होता है जेड और टी डेस बराबर होता है टी। ठीक है, ये सारी समीकरणें हमारे पास, ये मेरे पास इक्वेशन हो गई आपकी 3। अगर मैं समीकरण 2 व 3 से देखूँ तो समीकरण 2 व 3 से एक्स डेस क्या था हमारे पास, एक्स डेस का स्क्वायर प्लस वाई डेस का स्क्वायर प्लस जेड डेस का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डेस का स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स डेस की जगह क्या लिख सकती हूँ, एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर प्लस वाई डेस की जगह वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको खोलेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी, 2x वी टी प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर अपन देखते हैं इस इक्वेशन को तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी और इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन कौन सी हो गई, 4। अब देखो समीकरण 1 और 4 एक दूसरे को संतुष्ट नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, ये वाली वैल्यू तो आ ही रही है, इसके अलावा ये एक्स्ट्रा टर्म और आ रही है, और ये एक्स्ट्रा टर्म आ रही है वो क्या बता रही है कि असंतुष्टि को बता रही है। तो आप ये कह सकते हो कि गैलीलियो रूपांतरण जो हमारे पास समीकरणें थी वो क्या करती हैं, एक्चुअल में रूपांतरण समीकरणें नहीं होती हैं। ठीक है, ये क्या हो जाती है, असफल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से अपन ये कह सकते हैं कि समीकरण 4 से स्पष्ट है कि समीकरण 1 व 2 गैलीलियो रूपांतरण के अंतर्गत समीकरण 1 व 2 गैलीलियो रूपांतरण के अंतर्गत या गैलीलियो रूपांतरण समीकरणों को संतुष्ट नहीं करती है। ठीक है, नहीं करती हैं, तो इनको संतुष्ट करवाने के लिए क्या किया गया था, लोरेंज के द्वारा कुछ अनोदर टर्म्स का यूज किया गया था, अनोदर समीकरण का यूज किया गया था, उसके द्वारा इनको क्या किया गया था, सोल्व किया गया था। ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट अपने पास इसी में आ जाएगा कि हमारे पास क्या है, कि मान लिया कि हमारे पास क्या है, 4 इक्वेशंस हैं। ठीक है, उसमें 4 कांस्टेंट हैं। ठीक है, उन चारों कांस्टेंटों की वैल्यू कैलकुलेट करके अपन को देखना है कि जो ये आपकी इक्वेशन है वो संतुष्ट होती है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास क्या आ जाएगा, इसके आगे आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है, आगे क्या आ जाएगा, इन रूपांतरण समीकरणों को हल करने के लिए इन रूपांतरण समीकरणों को हल करने के लिए लोरेंज द्वारा रैखिक समीकरणों का उपयोग किया गया, जो निम्न है। एक्स डेस बराबर तो है अल्फा एक्स प्लस बीटा टी, वाई डेस है वाई, जेड डेस है जेड और टी डेस है गामा एक्स प्लस डेल टी। ये 4 इक्वेशनों का क्या किया गया था, यूज़ किया गया था, और उनके द्वारा क्या किया गया था, हमारे जो लोरेंज रूपांतरण समीकरण है उसको एक्सप्लेन किया
गया था। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन हो गई मेरी 6। ठीक है, जहाँ हमारे पास क्या है अल्फा, जहाँ हमारे अल्फा बीटा गामा डेल क्या है नियतांक है। ठीक है, देखो अब अपन मान ले कि जो हमारा एस डेस निर्देश तंत्र है, इसमें अब अलग अलग कंडीशन लगाएंगे कि हमारे पास जो एस डेस निर्देश तंत्र है वो एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष v वेग से गतिशील है। क्योंकि अपन ने निर्देश तंत्र बनाए तो मैंने मान लिया कि एस निर्देश तंत्र तो हमारा क्या है स्थिर और एस डेस हमारा क्या है गतिशील है। ठीक है, तो अब गतिशील है तो वो मूल बिंदु के सापेक्ष गतिशील हो रहा है, तो उसके जो निर्देशांक होंगे वो चेंज नहीं होंगे, मतलब एक्स डेस वाई डेस और जेड डेस क्या हो जाएंगे हमारे 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए मैं ये लगा दूं कि एस डेस निर्देश तंत्र, एस डेस निर्देश तंत्र एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष कैपिटल वी वेग से गतिशील हो, गतिशील हो, गतिशील हो, गतिशील हो, तब हमारे पास एस डेस निर्देश तंत्र के लिए, एस डेस निर्देश तंत्र के लिए, एस डेस निर्देश तंत्र के लिए क्या होगा एक्स डेस इक्वल टू 0, वाई डेस इक्वल टू भी 0 और जे डेस इक्वल टू भी 0। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, देखो इस समीकरण 6 में, समीकरण 6 से क्या हो जाएगा 0 बराबर अल्फा एक्स प्लस बीटा टी। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि माइनस का अल्फा एक्स बराबर माइनस का बीटा टी। तो यहाँ से अगर अपन निकालना चाहें टी की वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ सॉरी बीटा टी, तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा माइनस बीटा अपॉन अल्फा टी। थोड़ा सा यहाँ पर ही कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आपके पास देखो नेक्स्ट में ही कर लेते हैं, x बराबर माइनस का बीटा अपॉन अल्फा टी, ये अपने पास इक्वेशन हो गई 7। दूसरी कंडीशन ये कर दूं कि मेरे पास जो एस निर्देश तंत्र है वो एस डेस निर्देश तंत्र के सापेक्ष माइनस वी वेग से गतिशील है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो सेकंड अपने पास क्या हो जाएगा एस निर्देश तंत्र, एस निर्देश तंत्र एस डेस निर्देश तंत्र के सापेक्ष एस डेस निर्देश तंत्र के सापेक्ष माइनस वी वेग से गतिशील हो। माइनस वी वेग से गतिशील हो तो हमारे पास एस निर्देश तंत्र के लिए क्या आ जाएंगे, एस निर्देश तंत्र के लिए, एस निर्देश तंत्र के लिए क्या हो जाएगा x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास समीकरण 6 से देखो, समीकरण 6 से x डैश बराबर कितना हो जाएगा बीटा टी और t डैश बराबर कितना हो जाएगा डेल टी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से मैं क्या कह दूँ कि ये आपके पास 8 हो जाएगी, ये आपकी 9 हो जाएगी। समीकरण 8 व 9 से, समीकरण 8 व 9 से, 8 व 9 से क्या हो जाएगा एक्स डैश अपॉन टी डैश बराबर बीटा अपॉन डेल टी और टी। ठीक है, अगर अपन इसको डी टी के फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ से अपने पास वैल्यू आ जाएगी डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश बराबर बीटा अपॉन डेल डी टी अपॉन डी टी। डी टी से आपका डी टी कैंसिल आउट, यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश इक्वल टू बीटा अपॉन डेल। और अपन क्या कह रहे हैं कि हमारे पास किससे वेग से गतिशील हो रहा है माइनस वी वेग से, तो हम कह सकते हैं कि डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश बराबर कितना हो जाएगा माइनस का कैपिटल वी हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस का कैपिटल वी बराबर कितना हो जाएगा बीटा अपॉन डेल। तो यहाँ से आपके पास इसकी वैल्यू माइनस, तो यहाँ से बीटा बराबर कितना हो जाएगा माइनस का वी डेल।
ये अपने पास आ गई। ये आपकी इक्वेशन कौन सी हो गई? 10 हो गई। ठीक है, यहाँ से अपने पास देखो, यहाँ से अगर अपन x की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो, ठीक है, देखिए, एक मिनट रुकिए। ठीक है, यहाँ तक देखते हैं, इसके बाद में वहाँ से देखते हैं। लास्ट आपकी इक्वेशन 7 से, समीकरण 7 से, समीकरण 7 से क्या था? अल्फा एक्स बराबर माइनस का बीटा टी। क्या कर दूं मैं? इसको x अपॉन टी लिख दूं तो माइनस का बीटा अपॉन अल्फा आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का बीटा अपॉन अल्फा। इसको क्या लिख सकती हूँ मैं? कैपिटल वी लिख सकती हूँ, तो माइनस का बीटा अपॉन अल्फा। तो बीटा बराबर कितना हो गया? माइनस का वी अल्फा। ठीक है, ये अपने पास वैल्यू आ गई, ये अपनी 11 इक्वेशन हो गई। अब अपने पास देखो समीकरण 10 व 11 से, 10 व 11 से क्या हो जाएगा? बीटा बराबर तो माइनस का वी अल्फा, और इसकी जगह कितना हो जाएगा हमारा? वी डेल, वी माइनस का वी डेल। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट, इससे ये, तो अल्फा बराबर कितना आ गया मेरा? डेल आ गया। यहाँ से आपके पास अल्फा बराबर डेल आ गया, तो डेल की जगह अपने पास क्या वैल्यू पुटअप कर सकते हैं? एक बार इसको स्टॉप करो। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर आपके पास देखो, अब आपकी जो इक्वेशन है 11, ठीक है, उसको आप इक्वेशन कौन सी में यूज कर सकते हो? इसको यूज कर सकते हैं अपन समीकरण 6 में। यहाँ पर बीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? माइनस का अल्फा वी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो, समीकरण 6 व 11 से क्या हो जाएगा? एक्स डेस बराबर अल्फा एक्स तो यहाँ था ही, बीटा की जगह क्या लिख सकती हूँ? माइनस का वी अल्फा टी। यहाँ से एक्स डेस बराबर कितना ले सकती हूँ? अल्फा, तो एक्स माइनस वी टी। वाई डेस बराबर कितना हो गया मेरा? वाई। जेड डेस बराबर कितना हो गया? जेड। और टी डेस बराबर कितना हो गया? एक बार चेक कर लें इक्वेशन। गामा एक्स प्लस डेल टी। ठीक, गामा एक्स प्लस टी। चार इक्वेशन आ गई, ये अपने पास हो गई हमारी 12 इक्वेशन। अब अपन क्या कर देते हैं? इस इक्वेशन को पूरी को कहाँ रख देते हैं? लोरेंज रूपांतरण की समीकरण में रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा? समीकरण 2 से, समीकरण 2 व 12 से क्या आ जाएगा? वहाँ क्या होता था? एक्स डेस का स्क्वायर प्लस वाई डेस का स्क्वायर प्लस जे डेस का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डेस का स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा? अल्फा एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ गामा एक्स प्लस डेल टी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर अपन इसको खोलते हैं तो क्या वैल्यू आनी चाहिए? देखो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी? देखो वहाँ पर हमारे पास क्या था? अल्फा एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गामा एक्स प्लस डेल टी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। खोलते हैं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर टी स्क्वायर
माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर एक्स वी टी प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल स्क्वायर टी स्क्वायर और फिर माइनस 2 c² गामा एक्स डेल टी इक्वल टू 0। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर की टर्म यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी है। ठीक है, तो यहाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ कि अल्फा स्क्वायर में कॉमन ले लूँ तो सॉरी एक्स स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अल्फा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर, फिर टी स्क्वायर वाली टर्म में ये वाली है और वो वाली है, तो अपने पास कितना हो जाएगा प्लस टी स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से अपन नेगेटिव साइन के साथ ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ मैंने टी स्क्वायर कॉमन लिया तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, कितना हो जाएगा सी स्क्वायर डेल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से अब यहाँ पर देखते हैं, देखो प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और अब आपके पास एक टर्म तो यह बच गई और एक ये वाली टर्म बच गई, तो ये कितनी हो जाएगी माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर एक्स वी टी माइनस 2 c² गामा डेल एक्स टी इक्वल टू 0। अब अगर अपन इसकी तुलना करें किससे, समीकरण 1 से तुलना करने पर, तुलना
ठीक है, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गई इक्वेशन जो आपकी 14 है, वो क्या आ गई, एक्स डेस बराबर अल्फा एक्स माइनस का वी टी, वाई डेस बराबर वाई, जेड डेस बराबर जेड, और टी डेस बराबर क्या आ गया हमारा अल्फा टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर एक्स आ गया। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि जो समीकरण 1 है वो क्या करेगी, समीकरण जो आपके पास 2 है उसको संतुष्ट करेगी, लेकिन इन कोऑर्डिनेट्स के थ्रू सोल्व करेगी। ठीक है, तो आप अपने यहाँ पर अपन ये लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व समीकरण 1 व 2 एक दूसरे को संतुष्ट करती है। समीकरण 1 व 2 एक दूसरे को संतुष्ट करती है तथा समीकरण 14, 15, 16 व 17 लोरेंज रूपांतरण समीकरण कहलाती है, लोरेंज रूपांतरण समीकरण कहलाती है। ठीक है, इसका नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज तक के आपके ये टॉपिक्स हैं वो खत्म हो गए हैं। ठीक है, थैंक यू।